आए थे। आप बताओ। भारमल और जमुना दास, जगमाल, भगवान दास और मान सिंह आए थे, भारमल नहीं आया था। ठीक है, उसके अंदर किले की जिम्मेदारी किन 3 लोगों को दी गई थी? क्या? जयमल, कल्ला राठौड़ और पत्ता सिसोदिया, इन तीनों को किले की क्या दी गई थी जिम्मेदारी? अकबर की कौन सी बंदूक से जयमल जी घायल हो गए थे? अरे इनको बोलने दो ना। संग्राम नामक बंदूक से क्या हो गए थे वो? घायल। फिर वो कल्ला जी के कंधों पर बैठकर लड़े, इसलिए कल्ला जी को कितने हाथ वाले देवता कहा जाता है? 4 हाथ वाले देवता कहा जाता है। कौन से किले के बाहर अकबर ने उन दोनों की मूर्तियां हाथी पर सवार लगवाई थी? जोर से बोलो। है? ये आपका जोर है? एक तो ऐसे टीका लगता है क्या? अरे जब अकबर का आमिर से कोई लेना देना ही नहीं है तो वो आमिर के किले के बाहर क्यों लगाएगा? उसका ससुराल लगता है इसलिए। आगरा के किले के बाहर। कौन सा? तुम्हारे आमिर और आगरा सारे एक जैसे ही होते हैं, कोई फर्क नहीं है। अकबर ने जौहर पहली बार कहाँ देखा था? चित्तौड़गढ़ में देखा था। कब? जिस अभियान में देखा होगा उसी अभियान में तो देखेगा, तो 67-68 हो गया ना आंसर। शक्लें देख लो खाली मेरी बस, इतनी अच्छी भी नहीं है। 1567-68 वाले अभियान में उसने वहां पर क्या देखा था? जौहर। सर्वाधिक वहां पर क्या करवाया था उसने? कत्लेआम करवाया था। और वहां पर उन तीनों को देखकर जो महाराणा उदय सिंह जी थे वो किले से बाहर चले गए थे। कहाँ गए थे? महाराणा उदय सिंह जी किले से बाहर गए थे। गिरवा की पहाड़ियां किसको कहते हैं? कौन सी तस्वीर नुमा कहाँ है? उदयपुर शहर के चारों तरफ स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा की पहाड़ियां कहा जाता है, ऐसा आंसर देना है। तस्तरी, तस्तरी क्या होता है? ठीक है। महाराणा उदय सिंह जी का निधन कब हुआ? कहाँ हुआ? और क्या बोलूं यार अब मैं। गोकुंदा में हुआ। कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप की माता कौन थी? कहाँ की थी? कुचामन सिटी। हाँ पड़ोसी भैया, जल्दी बताओ यार। कहाँ की थी? अरे मैं कहाँ का हूँ? तो वो कहाँ की थी? पाली की थी। ठीक है, किसकी पुत्री थी? अखेराज सोनगरा की क्या थी? पुत्री थी। उनकी एक और वाइफ थी महाराणा उदय सिंह जी की, उनका क्या नाम था? धीरबाई भटियाणी। उनका पुत्र जगमाल। उदय सिंह जी अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित करके गए थे? जगमाल को। लेकिन 3 लोगों ने मिलकर प्रताप को राजा बनाया था। किसने? कृष्णदास सुंडावत। ओके डन, आगे। अकेराज सोनगरा जो पाली के थे उनके नाना जी थे। ओके, तीसरा? ग्वालियर का राम सिंह तंवर। इस घटना को क्या कहा जाता है? छोटा डॉन। इस घटना को क्या कहते हैं? कोई बोलेगा नहीं पीछे वाला, तुम्हारा आंसर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। पड़ोसी। हाँ पड़ोसी। पीछे। एक्सेस 125। क्या कहते हैं इस घटना को? तो बैठे बैठे उगारे तो बड़े पड़ता है। हाँ सर, हाँ सर। राजमहलों की
मौन क्रांति कहा जाता है। तो जगमाल गुस्सा हो गया कि नहीं हुआ? राजा किसको बनाया गया? प्रताप को। जगमाल किसकी शरण में चला गया था? आगे से आगे चलते रहना, ठीक है? हाँ मैडम पीछे। अकबर ने उसको कौन सी जागीर दी? हाँ पड़ोसी, स्माइलिंग मैडम। हाँ भाई पीछे। भिलवाड़ा पूरे दे दिया, मौज कर। यार आप बड़े दिनों बाद आए, कहाँ गए थे? हैं? ये तो 3-4 महीने। हाँ आप बताओ कौन सी जागीर दी? बिजोलिया की जागीर दी, फिर वहां शादी कर ली। जहाजपुर की जागीर, कौन सी? जहाजपुर की जागीर। फिर जो जगमाल था वो कौन से युद्ध में मारा गया? हाँ मैडम बताओ, आप बताओ। रतानी के युद्ध में। कब हुआ था? कल को आपकी शादी होगी, आपकी सास के साथ आपका झगड़ा होगा, फिर आप कैसे उसको डराओगे? रतानी का युद्ध कब हुआ था? वेरी गुड, किसके साथ हुआ था? हाँ वही रतानी। वेरी गुड। सिरोही के देवड़ा सुल्तान और अकबर के बीच में हुआ था। जगमाल उस पर लड़ते हुए मारा गया। बचा कौन? प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा महाराणा मत बोलो, उत्तर बोलो। कहाँ हुआ? तुम दोनों बहने हो क्या? इसीलिए गोविंदा से विशेष प्रेम है तुम्हें। कुंभलगढ़ के, कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचेरी में महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है? राज्याभिषेक कब हुआ? यार ये कोई बात होती है क्या? तेरा जन्म कब हुआ? 2006। ये तो बात थोड़ी होती। टाइम बताओ, एग्जैक्ट डेट क्या है? हाँ पड़ोसी। बात नहीं करेगा कोई? सवाल तो आंसर तो देते हो नहीं, एक आपस में बातें करवा लो। आलू की सब्जी बनी, प्याज की बनी। 28 फरवरी 1572 कहाँ पर हुआ था? बुगुंदा में हुआ। तो कुंभलगढ़ में क्या हुआ? फंक्शन तो हुआ कुंभलगढ़ में। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तलवार किसने बांधी? तलवार बांधने वाले सामंत। हाँ मैडम। कहाँ के थे? सलूम्बर के थे। तलवार बांधने वाले सामंत वो थे। बचपन का नाम क्या था उनका? टीका किसका प्रतीक होता है? छोटे बच्चे का प्रतीक होता है। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम? कहाँ की थी? बिजोलिया के रामरख पवार की पुत्री। नाम क्या था उनका? अजब दे पवार। महाराणा प्रताप के पापा कौन थे मैडम? हाँ आप ही। हैं? मम्मी? मम्मी नहीं पता महाराणा प्रताप की? छोटा डॉन। वेरी गुड। आज पहली बार बोला तू। जयवंता भाई उनकी क्या थी? मम्मी थी। नाना जी कौन थे? अखेराज सोनगरा थे। तो ऐसे तुम लोग क्या है कि एक नंबर के आलसी इंसान हो, पढ़ते तुम लोग हो नहीं। सिलेक्शन ऐसे होता नहीं। कल तुम्हें बताया और आज तुम्हें याद ही नहीं, और इतना अच्छे तरीके से बताया। इंटरेस्टिंग होती है इतिहास में, सब नई बातें जानने को मिलती है। ऐसा कोई फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं कि CH2+OS = 3St ऐसा कुछ हो गया। पढ़ते हो नहीं तुम लोग, टाइम पास करते हो खाली। सुबह आगे बढ़िया 8 बजे उठ के नहा धो के, फिर यहाँ से 2 बजे गए, रोटी वोटी खा के सो गए। और यहाँ जब मार साहब पूछते तो पता है कि एक बार पूछेगा वो करेंगे तो आगे तो चले ही जाएगा। ऐसे काम नहीं होता सर, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। हजारों अभ्यर्थी राजस्थान में एग्जाम की तैयारी करते हो, और आप देख लो अब आजकल कंपटीशन कितना बढ़ गया है। 100 नंबर तो खाली प्रीलिम्स की कट ऑफ देगी। और महिलाओं में भी विशेष बढ़ गया। तुम ऐसा मत सोचना कि हमारा तो महिला है, 97 गई है महिलाओं की। कितनी? मतलब 100 नंबर 97, ऑलमोस्ट 100 ही है।
100 नंबर लाने वाली उनको महिलाएं इतनी मिल गई जो 100 प्लस प्रीलिम्स के अंदर नंबर लेके आ गई। और कैटेगरी वाले भी ये मत सोचना कि साहब हम तो कैटेगरी में आते हैं। एसटी की 94 गई है, कितनी, और एससी की 91। मतलब इतने पढ़ने लग गए हैं लोग आजकल। और आजकल लोग क्या करते हैं, पहले तो प्रॉपर एक की तैयारी करते कि साहब मैं तो कांस्टेबल के लिए बनाऊं, तो वो कांस्टेबल ही पढ़ता था, पटवारी वाला पटवारी पढ़ता था। आजकल लोग क्या फाउंडेशन पढ़ते हैं, फाउंडेशन समझते हो, साल भर से पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल सीईटी में सारे ही आते हैं, प्रीलिम्स के अंदर भी सारे ही आते हैं। तो आजकल इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, टीएसपी क्षेत्र में भी बढ़ गया, क्योंकि सबको पता चल गया कि टीएसपी में नौकरी लग जाती है। समझ रहे हो बात को? इसलिए थोड़ा सा जिंदगी के प्रति सीरियस हो जाओ। टाइम पास करने के लिए नहीं आए अपन यहाँ पे, अपन पढ़ने के लिए आए। और अपने पिताजी कोई करोड़पति तो है नहीं, कि है? वे सबके करोड़पति होते या कोई बहुत पैसे वाले होते तो ना तो आप यहाँ पढ़ने के लिए आते, और ना मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आता। मैं ही मौज करता घर पे बैठ के, क्यों सुबह उठ के नहाता? मैं नहीं नहाता। इसलिए थोड़ा सा जीवन के प्रति सीरियस हो जाओ। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी 8,000 रुपये तो जीके की फीस भरी, और 15,000 रुपये सब्जेक्ट की फीस है कि नहीं है? टोटल 22,000 होती है, कितनी? और 22,000 अपने आप के अंदर बहुत बड़ी रकम होती है। जब तुम लोग कमा के तुम्हारे बच्चों के लिए दोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि 22,000 रुपये आते कैसे हैं। समझ में आ रही बात? इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा पढ़ा करो। मैंने मेरी पहली क्लास के अंदर भी कहा था कि जो तुम्हें पढ़ाया जाता है उसको रोज घर पे जाके पढ़ना। मैं बीच में भूल जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी भूल जाओ। ये मेरा काम नहीं है कि मैं तुम्हें बार बार सचेत करता रहूँ। ये तुम्हारा खुद का इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए कि हम यहाँ किस लिए रह रहे हैं, उदयपुर में हम किस लिए रह रहे हैं। पहले अपने आप के साथ न्याय करना सीखो कि भाई हम यहाँ पढ़ने के लिए आए तो हम पढ़ेंगे। फिर घर वालों की तो बात बात की है, जो तुमसे आशा लगा कर बैठे हुए कि तुम्हें हॉस्टल में रखा हुआ है, तुम्हें रूम लेके यहाँ पर रहने के लिए दे रहे हैं, 8-10 हज़ार रुपये तुम्हारा महीने का खर्चा होगा, है कि नहीं है? 8-10 हज़ार रुपये एक साल तक देंगे तो 80,000 तो वो, और 22,000 वो, 1 लाख रुपए से ऊपर का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। और फिर रिजल्ट आएगा और तुम इतना सा मुंह लेके जाओगे, अच्छा लगता है क्या? जब तुम माँ बाप बनोगे, तुम्हारा बच्चा ऐसे करके आएगा तुम्हारे सामने, तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी आप सोचो। समझ में आ रही बात? तो ऐसा मुंह लेके नहीं जाना है, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना है, दिल से मेहनत करनी है। फिर होता है नहीं होता है वो एक अलग बात है। फिर तुम बहाने बनाओगे कि मेरा ऐसा हो गया था, एंड टाइम में मैं बीमार हो गया, फलाना हो गया, टिमका हो गया। माँ बाप तुम्हारी बात मान लेंगे क्योंकि वो तुम्हारे माता पिता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा के अंदर तुम्हें ये लगना चाहिए कि क्या सही में मैंने ऐसा किया था, क्या मैं बीमार हुआ था, क्या मैंने पढ़ाई की थी या नहीं की थी। पढ़ाई नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, भले आप किसी कैटेगरी में आते हो, भले महिला हो, पुरुष हो, या कुछ भी हो। होता तो सारों का ही हो जाता। हर साल यहाँ तो इतने सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, हर साल ये पूरा हॉल भरा हुआ रहता है। सिलेक्शन तो उसी का होता है जो पढ़ता है। और टीचर को किसी को अलग से तो पढ़ाता नहीं है, ऐसा तो है नहीं किसी को पर्सनल ट्यूशन दे दिया घर पे जाके, वही पढ़ाता है जो दूसरों को भी पढ़ाया जाता है। सचेत तुम्हें रहना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई दूसरा कहने के लिए नहीं आएगा। मैं इसलिए तुम्हें कहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा हूँ। जब मैं उदयपुर शहर में आया था मुझे कोई नहीं जानता था, मैं तुम्हारे जैसा यहाँ पढ़ने के लिए आया था। वहां से मैं यहाँ तक आया हूँ तो कुछ तो मैंने मेहनत करी होगी, मौज तो नहीं करी होगी। अब मौज करते क्योंकि अब थोड़ी सी सहूलियत हो गई। बाकी एक टाइम हम भी पैदल पैदल घूमते थे उदयपुर में, मोटरसाइकिल नहीं थी मेरे पास। हकीकत बात है, घर वाले 3-4 हज़ार रुपए देते थे, तुम्हारा जैसा खर्चा चलता है वैसे मेरा भी चलता था। आज मैं रोज अलग अलग शूज पहन के आता हूँ क्योंकि मैंने पैसे कमाए। पहले मैं भी एक जोड़ी जूते में ही आता था। समझ रहे हो बात को? तो पढ़ना है अपन को, यहाँ पर पढ़ने के लिए आए, टाइम पास करने के लिए नहीं आए। और कंडीशन है तुम्हारी, तुम्हारे घर वाले तुम्हें पैसे दे रहे हैं इसलिए तुम पढ़ लो। अभी क्या पता आज से 1 साल के बाद तुम्हारे ऊपर क्या कंडीशन आ जाए, किसी की शादी हो जाए, किसी के घर वाले रहे नहीं रहे, कुछ भी हो सकता है। परिस्थितियां हर इंसान के जीवन में आती है। जब अगली वैकेंसी आएगी तुम शायद इस कंडीशन में नहीं रहोगे कि तुम लोग पढ़ पाओ। इसलिए मौका मिला है, यूटिलाइज कर लो। भर्ती कभी भी आ जाती है, इसके भरोसे नहीं रहना कि आज आएगी, कल आएगी, 1 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी। वो आती रहेगी, वो उसका काम है। अपने जब भी बारिश आए, जब भी बाढ़ आए, अपने खेत की पाल तैयार होनी चाहिए कि सर कल एग्जाम करवा लो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और मैं मेरे घर वालों को ये कह के निकला हूँ कि मैं सिलेक्शन लेके आऊंगा तो मैं लेके आऊँ। बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ से 3 महीने पहले भी जब यहाँ पढ़ाने आया था, और मैं आज भी जब पढ़ाने आया, तो तुम्हारे स्तर के अंदर कोई भी बदलाव नहीं है। जिस स्तर पर तुम पहले थे उसी स्तर पर तुम आज भी हो, जबकि बदलाव होना चाहिए। ये तो मानव जीवन की सार्थकता है। बाकी रोटी तो कुत्ते भी खाते हैं, ये नहीं खाते हैं? सुबह वो भी जाते हैं, अपन भी जाते हैं, फिर वापस खाते हैं, सो जाते हैं। इसलिए भगवान ने थोड़ी भेजा अपन को यहाँ पर कि तुम खाना खा के सो जाना। दूसरे नहीं कहेंगे तुमको, मैं आज फिर से कह रहा हूँ, ये हकीकत है, मेरी बात गांठ बांध लेना। तुम दूसरे तुमको एक भी आकर ऐसा नहीं कहेगा कि तुम ऐसा पढ़ो या ये करो। किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। ये मैंने इस फील्ड में रहकर देखा, मेरे को 5 साल हो गए। कोई किसी के मतलब नहीं है, बस अपना काम करना है। पढ़ा दिया, चले गए, आए, पढ़ा दिया, चले गए, क्योंकि अपना काम है। अपने 1 घंटे के वहां से अपना सपना मन ही मन।
पैसा मिल जाता है। दर्द होता है, वो इंसान तुम्हें बोलता है, वो इंसान तुम्हें कहता है। इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ लाइफ के, थोड़ा सा 2-3 घंटे भी पढ़ो, पर डे पढ़ो, रेगुलर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एंड टाइम पे मैं पूरा घोट मारूंगा, कोई नहीं घोट पाया आज दिन तक। समझ में आ रही बात? पक्की बात है, पढ़ोगे तो अब इधर ध्यान। तो अपने पास में महाराणा प्रताप 1572 से 97 तक राजा रहे थे। कल मैंने आपसे ये कहा था कि महाराणा प्रताप शासक बन गए, कैसे बने वो सारी बात मैंने बता दी थी। इनकी सामान्य जानकारी मैंने आपको बता दी। अब आगे वाली बात सुनो ध्यान से। इधर शासक कौन है? अकबर। मैंने कल आपसे कहा था कि दिल्ली का उस समय जो शासक था उसका नाम क्या था भाई? अकबर था। जो कब तक रहा था? 1605 तक रहा था। कल मैंने आपसे ये भी कहा था कि अकबर ने एक नीति अपनाई थी, जिस नीति का नाम है सुलह कुल की नीति। कौन सी नीति? और इस नीति के तहत वो सारे राज्यों पर क्या करता है? अधिकार करना स्टार्ट करता है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि सबसे पहले अकबर की अधीनता आमेर ने स्वीकार की थी। किसने? और आमेर के एक राजा थे जिनका नाम था भारमल। क्या नाम था? और भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह इससे करवाया था, जिसका क्या नाम था? हरकाबाई। विवाह कब हुआ था? 1562 में। कहां पर हुआ था? सांबर में हुआ था। कहां पर हुआ था? सांबर में हुआ था। अब विवाह कब होता है? 1562 में। किसके साथ? हरकाबाई के साथ। अकबर की पहली शादी थी ये लाइफ की, जीवन की उसने पहला विवाह जो था वो हरकाबाई से किया था। 1562 से लगाकर 1570 तक कितने साल होते हैं भाई? 8 वर्ष हो गए। 8 वर्ष में अकबर के किसी प्रकार के पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। 8 साल बीत गए। और आप जानते हो भारत के लोगों को, राजस्थान के लोगों को, कि जब किसी की शादी होती है और 1-2 साल तक जब उसके बच्चा या बच्ची नहीं होता है तो घर वाले पूछना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं करते हैं? आपने आसपास में देखा होगा कि तुम्हारे कुछ है कि नहीं है, कि इस प्रकार से। और 3-4 साल तक तो अगर किसी के बच्चा बच्ची नहीं हो तो जितने भी अपने भोपा जी, भैरू जी, बाव जी जितने भी होते हैं ना, उन सबके वहां पर उनको भेजना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर तो आम इंसान की बात कर रहा हूं मैं। अकबर तो भारत का शहंशाह था, कि नहीं था? और उसके 8 साल तक बच्चा नहीं हुआ, मतलब जो अगला जो राजा बनेगा वो कौन है, वो अभी तक फाइनल नहीं है। तो अकबर बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। किसका भक्त था? बहुत बड़ा भक्त था। ये अपने जीवन के अंदर टोटल 14 बार यहाँ पर आया था। कितनी बार? अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात है। एक तीर्थ स्थान पर अगर अपन भी एक बार चले जाते हैं ना तो दूसरी बार नहीं जाते। जाते हो क्या? वहां जाके आ गए एक बार, वाह ठीक है, फोटो खिंचा लिया, वहां पे सोशल मीडिया पे डाल दिया, दूसरी बार कोई वहां पर नहीं जाता है। अकबर अपने जीवन के अंदर उस समय में जब इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, जब उनको बैलगाड़ियों में, घोड़ों पे, हाथियों पे बैठ के आना पड़ता था, ख्वाजा साहब की दरगाह पे कितनी बार आता है? 14 बार आता है टोटल अपनी लाइफ के अंदर। तो ये जब इसके बच्चा नहीं हुआ 8 वर्षों तक, तब ये यहाँ से फिर से किसके दर्शन करने के लिए आया? ख्वाजा साहब के। ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। और उस समय तो ख्वाजा साहब जीवित थे नहीं, तो इनके एक शिष्य वहां पर थे जो वहां के मठाधीश थे, शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम था उनका? शेख सलीम चिश्ती। और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से 1571 के अंदर अकबर के एक बच्चा होता है जिसका नाम रखा गया था सलीम। क्या रखा गया था? और कालांतर में ये सलीम ही जो है वो आगे जाकर क्या कहलाया था? जहांगीर कहलाया था। क्या कहलाया था? यानी कि ये जो सलीम जो था वो ख्वाजा साहब के उसकी भक्ति की वजह से, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद की वजह से उसके बच्चा हुआ था। तो उसकी मम्मी कौन थी? हरकाबाई। और जिस कुटिया में हुआ था वो भी सलीम चिश्ती की कुटिया ही थी। इसलिए जब उसने वहां पर फतेहपुर सिकरी का यूपी में निर्माण करवाया ना अकबर ने, कभी देख के आना तुम जाओ तो वहां पर उसने शेख सलीम चिश्ती के लिए अलग से एक कुटिया भी बनवाई है। किसने? अकबर ने। इतनी बड़ी आस्था थी उसकी उनके प्रति। हालांकि बाद में इनके पुत्रों की उनकी नहीं रही, पर अब अकबर की बहुत ज्यादा आस्था थी। तो यहाँ पर सलीम हो गया। अब ये अजमेर जब आया था इस दरगाह के दर्शन करने के लिए, तो यहां से ये फिर आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ता है तो इसको गुजरात जाना था। कहां जाना था भाई? किसको? अकबर को। तो ये यहां से इधर वाले रास्ते से होकर ये गुजरात की तरफ आगे बढ़ता है। तो बीच में एक जगह आती है जिसका नाम है नागौर। क्या नाम है भाई? नागौर। और नागौर में उस समय पड़ा हुआ था अकाल। क्या पड़ा हुआ था? अब नरेंद्र मोदी अगर उदयपुर से होकर गुजर रहे हैं और उदयपुर के अंदर अकाल पड़ा हुआ है, तो मोदी साहब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उदयपुर के लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे भाई। भारत के प्राइम मिनिस्टर हो आप, अशोक गहलोत हो तो बात अलग है। तो जब भी कहीं पर बाढ़ वगैरह आती तो अपन अखबारों में, टीवी में देखते कि नरेंद्र मोदी ने उसका जायजा लिया। और प्लेन में बैठ के मोदी जी नीचे देखते हैं। पता नहीं वो ऊपर से क्या जायजा लेते, राम ही जाने, पर वो देखते जरूर है।
तो यहां से ये जा रहा था तो नागौर में अकाल पड़ा हुआ था, तो अकबर ने अपनी सेना से कहा कि अब अपन कुछ समय के लिए यहीं पर रहेंगे, जनता की अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सेवा करेंगे, और जब ये अकाल वाली समस्या सारी समाप्त हो जाएगी तब अपन यहाँ से क्या जाएंगे, आगे जाएंगे। तो अब जो अकबर जो था वो कहाँ रुक गया, नागौर में, और राजा जहां रुकता है वहीं पर उसका क्या लगता है, दरबार। क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। अगर मोदी जी 3 महीने तक उदयपुर में रहेंगे तो ऐसा थोड़ी कि भारत के सारे काम बंद हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। वो सारे काम अब कहां से होंगे, उदयपुर से होंगे। तो अब ये जब नागौर में रुक गया तो नागौर में ही इसका दरबार लगता है, और इस घटना को राजस्थान के इतिहास में कहा जाता है नागौर दरबार। क्या कहा जाता है, नागौर दरबार कब हुआ था, 1570 में हुआ था। आने वाले इतिहास के अंदर 3-4 राजा ऐसे और अपन पढ़ेंगे जिसमें नागौर दरबार का जिक्र आएगा, क्योंकि उस समय मारवाड़ के भी राजा थे, बीकानेर के भी थे, आमेर के भी थे। तो उस समय मैं पूछूंगा नागौर दरबार कब लगा था, तब तुम लोग बताओगे। आज तो बता दिया आपने वैसे ही। तो उस समय तुम लोग बताओगे नागौर दरबार कब लगता है, 1570 के अंदर लगता है। तो जब यहाँ नागौर दरबार के अंदर अकबर रुका तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि अपन यहाँ पर सहायता करेंगे लोगों की, और अकाल में सहायता कैसे की जाती है, या तो नहर बनवा के या तालाब बनवा के। तो यहां पर उसके सैनिकों ने एक तालाब खोदा था जिसका नाम है शुक्र तालाब। कौन सा तालाब भाई, याद रखना, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। शुक्र तालाब का निर्माण नागौर में अकबर के सैनिकों ने, अकबर ने करवाया था। कौन से दरबार के समय, 1570 के समय। अब अकबर ये सोचता है कि मैं वैसे ही यहाँ पर तो रुका हुआ ही हूँ, महीने 2-3 महीने अपन को यहाँ रहना ही है। बारमल ने ऑलरेडी मेरी क्या स्वीकार कर ली है, अधीनता, और मैं मेरी नीति को तो फॉलो कर ही रहा हूँ, कौन सी, सुलह कोल। तो क्यों ना राजस्थान के बचे हुए जितने भी राजा हैं, 19 रियासतें थी, 18 वाले जो बचे हुए राजा हैं उन सबको इन्वाइट कर लिया जाए, यहाँ पर सबको बुला दिया जाए, और मैं उनसे पूछ लूंगा कि भाई तुम में से मेरी अधीनता कौन कौन स्वीकार करना चाहता है। मान लो उसमें से 2-4-3 जने भी अगर हाथ खड़ा करेंगे तो अपने बाप का क्या जाता है। बात समझ में आ रही है। इसलिए अकबर ने जितने भी राजस्थान के अन्य शासक थे उन सबको लेटर लिखा, उन्हें इनवाइट किया कि मैं कहां पर रुका हुआ हूं, नागौर में, इसलिए तुम सारे आओ, मुझसे मिलने के लिए आओ। तो सारे के सारे राजा नागौर आते हैं। कहां आते हैं, नागौर। और सब के सब जो थे वो इस नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए नागौर दरबार को राजस्थान परतंत्रता की कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परतंत्रता की कड़ी, क्योंकि नागौर दरबार में राजस्थान के लगभग सभी राजाओं ने उसकी क्या स्वीकार कर ली थी, अधीनता। और जब अकबर ने ये पूछा कि तुम में से मेरी अधीनता स्वीकार कौन करना चाहता है, तो सबसे पहले हाथ खड़ा किया था बीकानेर के कल्याणमल ने। किसने किया था, यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि नागौर दरबार में अकबर की अधीनता सबसे पहले किसने स्वीकार की, कल्याणमल ने। यूं तो बारमल ने करी 1562 में, अगर आपसे पूछा जाए नागौर दरबार में किसने करी तो किसने करी, कल्याणमल ने करी। अब लगभग सबने करी, 4 राजाओं ने नहीं करी। वो बात अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे कर रहे तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। कितने ने नहीं करी थी, 4 ने। एक तो नहीं करी मेवाड़ के राणा उदय सिंह। कौन थे, क्योंकि उदय सिंह जी बीमार थे और 67-68 के अंदर वैसे ही मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तो ये 1570 वाले नागौर दरबार में हिस्सा लेने ही नहीं गए। तो पहले कौन है, राणा जी, और राणा जी कौन है, उदय सिंह। दूसरे वाले थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन। क्या नाम था, जिसे मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक या भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर थे सिरोही के देवड़ा सुल्तान। क्या नाम है, जिसके खिलाफ बाद में अपन ने कौन सा युद्ध लड़ा, दतानी का युद्ध। इसलिए लड़ना पड़ा क्योंकि उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। और चौथे नंबर पर थे डूंगरपुर के रावल आस्करण। क्या नाम था, डूंगरपुर के रावल आस्करण। इन चारों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। बाकी राजस्थान के सभी राजाओं ने क्या स्वीकार कर ली, अधीनता। इसलिए नागौर दरबार को राजस्थान परतंत्रता की क्या कहा जाता है, कड़ी। किसने नहीं की थी, महाराणा उदय सिंह, राव चंद्रसेन, देवड़ा सुल्तान और रावल आस्करण। आस्करण कहाँ का है भाई, डूंगरपुर का है। देवड़ा सुल्तान कहाँ के है भाई, सिरोही के हैं। राव चंद्रसेन कहाँ के है भाई, मारवाड़ के हैं। और महाराणा उदय सिंह कहाँ के है भाई, मेवाड़ के हैं। इन चारों ने अधीनता स्वीकार नहीं की, बाकी सबने कर ली। 1570 के अंदर डूंगरपुर के रावल आस्करण के विरुद्ध मान सिंह आमिर को भेजा जाता है अभियान करने के लिए, क्योंकि इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। देवड़ा सुल्तान के खिलाफ 1583 में अपन ने कौन सा युद्ध लड़ा, दतानी का युद्ध। राव चंद्रसेन तो जंगलों में चले गए थे, और जैसा महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया वैसा मारवाड़ में कौन करता है, चंद्रसेन। इसलिए मारवाड़ का प्रताप किसको कहते हैं, चंद्रसेन को। बचे कौन, राणा जी। राणा जी की 1572 में क्या हो गई, डेथ। अगले राणा कौन बने, प्रताप।
तो अब अकबर प्रताप को समझाने के लिए कितने दूत मंडल भेजता है? बोलो, बात समझ में आई है नहीं? ईमानदारी से। तो अब महाराणा प्रताप जब 1572 में नए राजा बनते हैं तो अकबर को ऐसा फील होता है कि भाई नया शासक बना है, पिताजी भले ही ऐसे हट धर्मी रहे हो लेकिन इसको अगर समझाएंगे तो ये समझ जाएगा और अपने यहाँ पर क्या स्वीकार कर लेगा। अधीनता, अकबर को युद्ध करने का ज्यादा शौक था नहीं, सुलह कुल की नीति का पालन कर रहा था, तो उसने समझाने के लिए 4 दूत मंडल भेजे। कितने? आपको याद रखना है JMBT, जो बड़ा ही मतलब एक कॉन्सेप्चुअल है। ऐसा है कि हर बार ही एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है और आपको सही करके ही आना है, किसी को भी गलत नहीं करना है। ये भी सवाल आ चुका है कि सबसे पहले कौन आया था, तो भी याद रखना है। अंत में कौन आया था, ये भी आ चुका है। तीसरे नंबर पर कौन आया, ये भी आ चुका है। और दूसरे नंबर पर कौन आया, ये भी आ चुका है। इनसे तो सवाल आता ही आता है, हालांकि वो इजी क्वेश्चन है, सभी को आता है। ये भी आ चुका है कि निम्न में से कौन सा नहीं आया था, तो कोई एक आधा अलग नाम डाल सकता है, कैसे भी करके एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो क्या याद रखना है भाई? JMB। जे से बताओ भाई। जलाल खां। आगे क्या? खाली जलाल खां। M से? B से? T से? वेरी गुड। जे से आप याद रखेंगे जलाल खां कोरची। क्या नाम था? जलाल खां कोरची। एम से याद रखेंगे जो अकबर के सबसे विश्वास पात्र थे, उसके 9 रत्नों में से एक थे मान सिंह आमेर। क्या नाम था? मान सिंह के पापा कौन थे? भगवंत दास। और थर्ड नंबर पर कौन आया था? टोडरमल, जो अकबर के 9 रत्नों में एक था और अकबर का राजस्व मंत्री था। कैसा मंत्री था? कहानियां आप सब लोगों ने सुनी होगी, उससे कोई मतलब नहीं है, सवाल जो आता है उस पर ध्यान देते हैं अपन। 1572 में ये आया था और बाकी वाले सारे तीनों कब आए थे? 1573 में। तीनों ने ही प्रताप को समझाने की कोशिश की, महाराणा प्रताप नहीं माने, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अब युद्ध के अलावा अपने पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए एक इतिहास प्रसिद्ध होता है जो भारत का बच्चा बच्चा जानता है, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? बात समझ में आई है नहीं? पक्की बात है? श्योर? इसके बाद अपन हल्दी घाटी पढ़ेंगे। स्टार डालो भाई, नागौर दरबार। एक लाइन छोड़ के स्टार डालो, नागौर दरबार। कल पूरा लिख तो लिया था ना? किसी का बच गया हो तो शर्म मत करना, बोल देना। नागौर दरबार 1570। नागौर दरबार 1570। नागौर में अकाल पड़ने के कारण अकबर नागौर में ही रुक गया। नागौर में अकाल पड़ने के कारण अकबर नागौर में ही रुक गया। उसके सैनिकों ने यहाँ पर उसके सैनिकों ने यहाँ पर शुक्र तालाब खोदा। उसके सैनिकों ने यहाँ पर कौन सा तालाब खोदा? शुक्र तालाब खोदा। नेक्स्ट लाइन। लगभग राजस्थान के सभी शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसलिए नागौर दरबार को राजस्थान परतंत्रता की कड़ी कहा जाता है।
इसलिए नागौर दरबार को राजस्थान परतंत्रता की कड़ी कहा है। सर्वप्रथम बीकानेर के कल्याणमल ने की। सर्वप्रथम बीकानेर के कल्याणमल ने की। निम्न शासकों ने नहीं की। निम्न शासकों ने नहीं की। 1 2 3 4 देखो बोर्ड पे सारे नाम लिखे मैंने, ऐसे कैसे लिख लो। एक लाइन छोड़ के प्रताप को समझाने हेतु अकबर ने 4 दूत मंडल भेजे। प्रताप को समझाने हेतु अकबर ने 4 दूत मंडल भेजे। लिख लो सारे ऐसे के ऐसे। कौन देखता है टीवी? देख तो कल इंडिया फायर कर रही है, मतलब पत्ते साफ। मोहम्मद सिराज થઈ ગયું। चलो सर, अपने पास है 15 मिनट, अपना हो जाएगा, इसलिए इधर ध्यान देना सारे। अब हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ लेते हैं। लिख दिया ना तुमने? बताओ भाई कब हुआ था? है 21 जून 1500। और कोई? और कोई? फाइनल है, 2 ही डेट है अपने पास। चलो साहब, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। कब हुआ था? लेकिन एक इतिहासकार है जिसका नाम है गोपीनाथ शर्मा। क्या नाम है? शर्मा जी ये कहते हैं कि ये युद्ध जो था वो कब हुआ था? 21 जून के दिन हुआ था। बाकी हुआ कब था? ये 18 जून के दिन हुआ था। अगर आपसे ऐसा पूछे, हालांकि आज दिन तक नहीं पूछा गया, पूछ ले भाई गोपीनाथ शर्मा के अनुसार उन्होंने क्या डेट बताई, तो 21 जून। बाकी ऐसा आज दिन तक सवाल आया नहीं कभी एग्जाम में। हल्दी घाटी कौन से जिले में आता है? राजसमंद। सभी को पता है ये बात। उदयपुर से 30 या 40 किलोमीटर की दूरी पर, ज्यादा तो कोई दूरी पर है नहीं। कौन कौन गया हुआ? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 7। और कोई नहीं गया हल्दी घाटी? सही में नहीं गया कि खाली बताना नहीं है?
मान लिया भाई तुम गए हल्दी घाटी, क्या है, नहीं गए, जाके आना, सारे जाके आना। जाने से क्या थोड़ा सा आपको पता चलेगा, नॉलेज आपकी बढ़ेगी, और अगर आप गए हुए होते और अभी मैं आपको बताता ना तो आपको और अच्छा लगता पढ़ने में। समझ में आ रही बात? नहीं गए हो कोई बात नहीं, जाके आना। ऐसा का ऐसा नहीं है कि कल का कल जाना, जब भी तुम्हें समय मिले तब तुम जाके आना और देख के आना। सुनो मेरी बात यहाँ से, पहली बात तो ये कि हल्दी घाटी कोई युद्ध का मैदान नहीं है। किसका मैदान नहीं है? युद्ध का मैदान नहीं है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी एक तंग दर्रा है। क्या है? दर्रा समझते हो? दो पहाड़ों के बीच में जाने का जो सकड़ा रास्ता होता है उसको अपन क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। यहां पर एक पहाड़ बना हुआ है ऐसे, यहां पर एक पहाड़ बना हुआ है, और उस पहाड़ से जो मिट्टी निकलती है ना वो पीले रंग की है। कैसे रंग की है? और पीले रंग की क्या होती है? हल्दी। एज इट इज जैसे अपने वो सब्जी में डालने की हल्दी आती है ना, सेम टू सेम वैसी वो मिट्टी है। और घाटी मेवाड़ में कहते हैं पहाड़ वाले इलाके को, या जैसे ऊपर ढलान वाले इलाके को मेवाड़ में क्या कहा जाता है? घाटी। इसलिए वो हल्दी जैसी मिट्टी निकलने के कारण इसका नाम क्या हो गया है? हल्दी घाटी। पर ये कोई युद्ध का मैदान नहीं है। तुमने इंस्टाग्राम पे फोटो देखे होंगे कि लोग उस मिट्टी को हाथ लगाकर ऐसे, हाथ का उस हल्दी घाटी के सामने बोर्ड लगा हुआ है, हाथ रख के ऐसे फोटो खींचते हैं, तो वो वहीं का फोटो है। अब इस घाटी को जब अपन क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं ना थोड़ा सा, तो यहाँ एक मैदान आता है जिसमें वर्तमान में वो खमनोर कस्बा बसा हुआ है। बसा हुआ है, जो क्षेत्रीय गुलाब के लिए प्रसिद्ध है। जहां तुम आज भी जाओगे तो तुम्हें गुलकंद बेचने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, डब्बे लगा लगा के, स्टॉल लगा लगा के बैठे हैं जो गुलकंद वहां पर बेचते हैं। तो इस वाले मैदान के अंदर ये क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जो उस घाटी को क्रॉस करने के बाद हुआ था। पहली बात तो ये ध्यान रखना। इस मैदान के चारों तरफ इस प्रकार से क्या बने हुए? पहाड़, पूरा पहाड़ी इलाका ही है वो, तो इस प्रकार से ये क्या है? मैदान है। दूसरी बात, इस युद्ध की योजना अकबर ने किले के अंदर बनाई थी जिसका नाम है मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कहां पर है ये? अजमेर में। और महाराणा प्रताप ने इस युद्ध की योजना एक किले के अंदर बनाई थी जिसका नाम है कुंभलगढ़। कौन सा गढ़? कुंभलगढ़। तो अब जो सेना है वो कहां से आएगी भाई? अजमेर से। किसकी? अकबर की। और इस घाटी के अंदर प्रवेश करेगी। तो अगर अपन को पता लगाना है कि इस सेना के अंदर कितने घोड़े हैं, कितने हाथी है, कितने सैनिक है, कौन कौन लड़ने के लिए आ रहा है, कौन कौन सेनापति है, तो अपन को यहाँ बीच में कहीं पर खड़ा रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तभी तो पता लगा पाएंगे। तभी तो यहाँ से अपन आगे इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई इतने लोग आ रहे हैं, इतने ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो हल्दी घाटी युद्ध से पहले महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी, कैसी राजधानी? केलवाड़ा को बनाया था। किसको बनाया था? केलवाड़ा कहां पड़ता है भाई? राजसमंद में। तो अपन अजमेर से आते हैं तो राजसमंद बीच में आता है, फिर अपन ऐसे आगे जाते हैं तो केलवाड़ा राजसमंद को अपने क्या बनाया था? अस्थायी राजधानी बनाया था। यहां पर अपन ने ये देखा कि इस युद्ध के अंदर अकबर स्वयं नहीं आ रहा है। कौन नहीं आ रहा है? अकबर। तो अकबर जब स्वयं नहीं आ रहा है तो अकबर का सेनापति था कौन? कौन था भाई? मान सिंह। ऐसा कहा जाता है कि मान सिंह जब मिलने के लिए गया था प्रताप से तो उसका बहुत अपमान किया था महाराणा प्रताप ने। कहानियों में ऐसा बताया जाता है कि उसने जब भोजन के लिए महाराणा प्रताप को बिठाया कि आप मेरे सामने बैठकर भोजन करो, तो प्रताप ने वो भोजन भी नहीं किया। प्रताप ने कहा तुमने मुगलों के अंदर अपनी बहन बेटी की क्या करवाई है? शादी। तो ऐसे लोगों के साथ में मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? भोजन। तो इसलिए मान सिंह अकबर प्रताप से क्या था? बहुत ज्यादा नाराज था। तो सेनापति किसको बनाया गया? मान सिंह। और ये भी मान सकते हो आप कि अकबर का सबसे विश्वास पात्र सेनापति था ही कौन? मान सिंह। जो लगभग 76 युद्ध जो है वो किसके लिए लड़ता है? अकबर के लिए लड़ता है। तो मान सिंह था। सेकंड नंबर पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था आसफ खां। क्या नाम था? और एक राणा प्रताप के भाई भी थे साथ में जिसका क्या नाम था भाई? शक्ति सिंह। और अपन ने यहाँ पर देखा कि टोटल उसकी सेना कितनी थी? 80,000। कितनी थी? ये सारी बात अपन को कहाँ पता चली? केलवाड़ा में। कि ये सारे लोग आ रहे हैं और कितने सैनिक आ रहे हैं साथ में? 80,000। तो जब 80,000 की सेना आ रही है, 80,000 अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। अपन 50 जने बैठे जो इतना है, बस 100 हो जाए तो पूरा हॉल भर जाए। आप सोचो टोटल कितने आए थे? 80,000। और अपने पास में तो उस समय थे ही कितने? 20,000। कितने थे? इतने ही थे। क्योंकि अपन ने तो पहले खानवा लड़ा, फिर उसके बाद में अपन बहादुर शाह से लड़े, फिर उसके बाद में उदय सिंह जी 1567-68 में अकबर से और लड़े। तो कुछ सेना कोई पैदा तो होती है नहीं कि भाई खान खोद के निकाल दिन पेट से तोड़ के ले आए। सेना अपने ही राज्य की है, अपना व्यवहार तो इतना सही है। अब अकबर तो पूरे भारत का शासक था तो उसके पास में तो ज्यादा सेना थी। अपने पास में क्या थी? छोटी सेना थी। तो अपने पास में थे ही कितने? 20,000। तो अब क्या किया जाए? 20,000 की सेना को 80,000 से कैसे भिड़ाया जाए? एक आदमी के पाती कितने आ रहे हैं? 4। तो एक आदमी को 4 को मारना है तो कैसे मारा जाए? क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए?
कैसे इस युद्ध को लड़ा जाए। तो महाराणा प्रताप ने इस युद्ध की जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो कुछ इस प्रकार से बनाई थी कि जितने भी अपने दूसरे वाले योद्धा हैं आदिवासी योद्धाओं को छोड़कर वे सारे स्थल पे लड़ेंगे। कहां लड़ेंगे? स्थल पे। और उनका जो कमांडर होगा वो होगा हाकिम खां सूर। कौन होगा? तो याद रखना भाई, महाराणा प्रताप के इस युद्ध के अंदर जो सेनापति थे उनका नाम क्या था? हाकिम खां। क्या नाम था? और जितनी भी अपनी आदिवासी भील सेना है वो सारी कहां पर खड़ी रहेगी? पहाड़ों में तीर कमान लेके। और उनके साथ में पानरवा झाड़ोल के होंगे राणा पूंजा। कौन थे भाई? राणा पूंजा। और आप सभी जानते हो कि हल्दी घाटी के अंदर या मेवाड़ के अंदर कभी भी हरावल किसके पास में रहेगी? तो इन हाकिम का सूरी के साथ में जो दूसरे व्यक्ति खड़े थे उनका नाम था कृष्णदास चुंडावर। क्या नाम था? इसके साथ साथ में ग्वालियर के एक सामंत थे जिनका नाम था राम सिंह तंवर। क्या नाम था? एक अकेरा सोनगरा का पुत्र था जो महाराणा प्रताप के क्या लगता था? जो भी मान सिंह सोनगरा, या इसको कहा जाता है मान सोनगरा। इसके अलावा थे गोपीनाथ पुरोहित, इसके अलावा थे जगन्नाथ पुरोहित, और इसके अलावा दो और थे। एक का नाम है जेसाचारण और दूसरे का नाम है केसाचारण। तो ये सारे के सारे जो योद्धा थे वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे? प्रताप की तरफ से। जब कभी आपको हल्दी घाटी जाने का मौका मिले तो वहां म्यूजियम बना हुआ है, वो देखने लायक वही है। बाकी हल्दी घाटी में कुछ नहीं है। जो है जो वो क्या है? म्यूजियम ही है। इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं है। बाकी तो वो हल्दी घाटी है, फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम पे डालना है। हालांकि सोशल मीडिया पे वो फोटो अपने को बहुत अच्छा लगता है, अरे यार क्या घूमने की जगह पे गए। पर हकीकत की दुनिया थोड़ी सी अलग होती है। रियलिटी में और सोशल मीडिया पर देखने में बहुत ज्यादा फर्क है। अपन लोगों के फोटो जब सोशल मीडिया पर देखते हैं अपन को लगता है अपने जीवन में तो कुछ नहीं है, इनके जीवन में कितनी हरियाली है कि नहीं ऐसा? लेकिन उनका जीवन भी वैसे ही है जैसा कैसा जैसा किसका है? अपना है। बस वो खाली शो ऑफ करते हैं और अपन शो ऑफ नहीं करते। समझ रहे हो? तो जब तक तैयारी करते हो ना थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहो। उसको देखकर अपन को लगता है यार अपने जीवन में तो निरस्ता है और ये लोग कितने मजे कर रहे हैं। कोई रायता हिल्स घूमने जा रहा है, कोई कहीं फतेह सागर जा रहा है, तो कॉफी पी रहा है। ऐसा लोगों को देखकर अपने को होता है, क्योंकि अपनी उम्र ही ऐसी है। आपकी बात कर रहा हूँ मैं, हम तो बुढ़ापे की ओर अग्रसर है। हमें तो इतना अनुभव हो गया कि अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये युवाओं के अंदर देखा है, क्योंकि अब मेरे साथ में भी पहले वैसा होता था कि यार अपने तो कोई मतलब ही नहीं है यार, जिंदगी होती है कि ऐसे लोग कितने मजे कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनका जीवन भी वैसे ही है। रात को जब वो सोते तब उनको भी फ्यूचर की चिंता होती है। भले पूरे दिन आप घूम लो कर लो, रात को सोते टाइम तो होती होती है। तो यहाँ पर ये वाली पूरी कंडीशन थी। और अकबर की सेना के अंदर ये सारे व्यक्ति आए हुए थे और अपन ने इनको यहाँ पर खड़ा किया और राणा पुंजा को कहाँ खड़ा कर दिया? पहाड़ों में। और अब टोटल कितने लोग आ रहे हैं भाई? 80,000। अपने पास में कितने? 20,000। और इस बात की जानकारी देता है कवि राजा श्यामल दास। कौन देता है भाई? अब साहब यहाँ से 80,000 की सेना आई 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 और यहाँ पहुंची। डेट क्या है? 18 जून। तो डरो मत, बोलो सही लिखा है मैंने, गलत थोड़ी लिखा है। अब अगर अपन 2023 के अंदर अगर आप हल्दी घाटी जाओ ना, जीवन में कभी जाने का मौका मिले, जो गए हैं उनको तो पता है। तो वो जो हल्दी घाटी का जो तंग दर्रा आज की तारीख में है 2023 के अंदर, अगर सामने से एक गाड़ी आ जाए ना कार, और इधर से अपन दूसरी गाड़ी लेके चले जाए तो साइड में दबानी पड़े तब वो निकले, इतना तंग दर्रा है वो। और अगर ट्रक आ गई तारा सिंह वाली, मैं निकला गड्डी लेके, तो फिर आपको पीछे ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये बात 2023 की है, जब अपन ने सड़कें भी बनाई होगी, जब अपन ने पहाड़ को भी काटा होगा। और मैं बात कर रहा हूँ 1576 की, मतलब आज से 500 साल पहले की। आप सोचो उस समय वो दर्रा कितना तंग रहा होगा कि नहीं रहा होगा। और उस दर्रे में से हाथी भी गुजारने हैं। एक हाथी गुजर जाए तो वैसे ही बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए। उस दर्रे में से आपको आदमी भी गुजारने, उस दर्रे में से आपको घोड़े भी गुजारने, उस दर्रे में से आपको तोपे भी लेके जानी है। और 80,000 की पब्लिक है। कितनी? अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ये। और इतने सारे लोग इस तंग दर्रे के अंदर 18 जून 1576 को अर्ली इन द मॉर्निंग घुसे। तो मुझे लगता है कि वो वैसे टच होते होते गए होंगे कि नहीं गए होंगे? भाई अपन सबको एक साथ इसमें से निकाला जाए तो अपन भी तो टच होते हुए ही जाएंगे। अपन तो 50-60 जने ही है। तो अब वो सारे के सारे यहाँ से गुजरे तो बड़े ऐसे एक दूसरे के टच होते 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 गुजरे और यहाँ से यहाँ पर बाहर आए। और जैसे ही ये बाहर आए, सामने से इस स्थलीय सेना ने आक्रमण कर दिया। और ऊपर से क्या बरस रहे हैं भाई? तीर कमान।
तो इतना खतरनाक पहला हमला था महाराणा प्रताप की सेना का कि अकबर की सेना के अंदर भगदड़ मच गई। अब आप 50 जनों को मैं यहां से गुजारूंगा और बाहर जाते ही अंधेरे के अंदर अगर आपके सामने से मुक्के पड़े और ऊपर से अगर आपके लठ मार रहा हो कोई, तो तुम्हारा पहला जो एक्शन होगा वो क्या होगा? पीछे भागोगे तुम। तो इधर से तो आ रहे हैं और इधर से ये वाले वापस पीछे भाग रहे, तो यहां पर क्या मचेगी? भगदड़ मचेगी। बस सिंपल सी बात है कि ये इधर से जैसे ही गए अटैक हो गया और इधर से ये वापस आए और इधर से ये आ ही रहे थे, तो यहां भयंकर रूप से क्या मच गई? भगदड़ मच गई। इसलिए किताबों के अंदर लिखा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूत सेना का पहला आक्रमण इतना खतरनाक था कि अकबर के हजारों सैनिक मारे गए। लिखा जाता है ऐसा। तो वो ऐसे मरे थे। तो यहाँ पर पूरी भगदड़ मच गई और उसके कई सैनिक जो थे वो मारे गए और दोपहर की 12 बजे तक तो ये यहाँ से बाहर ही नहीं आ पाए। ज्यों आए ज्यों मारे, ज्यों आए ज्यों मारे, ज्यों आए ज्यों मारे, ऐसे ऐसे करते हुए। जीतना तो ऐसे ही है भाई, अपने पास में तो है ही कितने, 20,000। और ऐसे ही चलता रहा तो फिर अकबर की सेना समाप्त हो जाएगी। तो वहां पर एक व्यक्ति था जो पहाड़ पे चढ़ता है। कहां चढ़ता है? पहाड़ पे। और वहां जोर से चिल्लाता है, जिसका नाम था मिहत्तर खां। क्या नाम था? और ये जोर से चिल्लाकर कहता है कि सैनिकों, तुम्हें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तुम आगे बढ़ो। पीछे से शहंशाह अकबर स्वयं एक बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। तो अकबर के आने की झूठी खबर फैलाने वाला व्यक्ति कौन था? तो जब शहंशाह अकबर स्वयं आ रहा है, ऐसी खबर फैलती है, तो सैनिकों में जोश आता है कि नहीं आता है? अगर युद्ध चल रहा हो और पाकिस्तान से मान लो भारत हार रहा हो और रेडियो के ऊपर ये घोषणा हो जाए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद मिसाइल लेके निकल चुके हैं, या अशोक गहलोत उधर से जैसलमेर क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है मिसाइल लेके, तो जनता में जोश आता है कि नहीं आता है? आता है। तो सैनिकों के अंदर जोश आया अकबर के कि अब तो शहंशाह अकबर स्वयं आ रहा है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और सारे सैनिक यहाँ से आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में अब जो ये युद्ध था वो कहां पर होने लगा? मैदान पर। और ऐसा कहते हैं कि शाम होते 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 यहाँ पर इतना खून बह गया था कि स्थानीय लोगों ने इसको क्या कह दिया? रक्त तलाई। क्या कहा? अब लड़ते 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 शाम की 4 बज गई। अब बच गई तो अपने तो 20,000 सैनिक थे, ज्यादा संख्या में मरने लगे और उनके तो बहुत ज्यादा थे। भले 40,000 मार लो तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़े। और युद्ध का एक नियम होता था कि राजा खत्म, युद्ध खत्म, सेनापति खत्म, युद्ध खत्म। तो महाराणा प्रताप जो थे वो अपने एक घोड़े पर सवार थे जिसका नाम था चेतक। क्या नाम था? और मान सिंह जो था वो अपने हाथी पर सवार था जिसका नाम था मर्दाना। क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप ये सोचते हैं कि अगर मैं किसको मार देता हूं, मान सिंह को, तो युद्ध ही क्या हो जाएगा? समाप्त। तो महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े को लेकर उस मान सिंह के मर्दाना हाथी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने चेतक को ऐसा ट्रेंड करके रखा हुआ था कि जब भी वो किसी हाथी के सामने जाकर खड़ा होता था तो अपने आगे वाले जो दोनों पैर थे वो उठा लेता था और उठाकर उसकी सूंड के ऊपर रख देता था, ताकि महाराणा प्रताप झुके और झुककर क्या फेंक सके? भाला। क्योंकि जब भी अपन भाला झुककर फेंकते हैं ना तो वो दूर तक जाता है। आपने एक व्यक्ति को देखा होगा जिसका नाम है नीरज चोपड़ा। तो वो जब दौड़ के आता है और एंड में आके वो झुकता है और झुककर क्या फेंकता है? भाला, ताकि वो दूर तक जाए। तो चेतक आया, चेतक ने अपने दोनों पैर आगे से उठाए और उनके ऊपर रख दिए, उस सूंड के ऊपर। महाराणा प्रताप झुके, झुककर उन्होंने भाला फेंका। मानसिंह भी झुक गया और उसके पीछे जो औदा होता है, जो छतरी होती है, वो क्या होती है? टूट जाती है। इसलिए उस गाने में गाया जाता है कि राणा ने भालो फेंक्यो औदो टूटियो जाए, बैगी खुनारा खंगाल चाली मेवाड़ी तलवार, राणा सुनता ही जाजो जी। तो उसने जब वो भाला तो फेंक दिया महाराणा प्रताप ने और मान सिंह वहां पर बच गया, लेकिन उस मान सिंह ने उस हाथी की सूंड में क्या घुसा के रखी थी? कटार। तो दोनों पैर तो ऊपर हो गए, तो जो पीछे वाली पैर था वो उस कटार के कारण क्या हो गया? कट गया। अब चेतक लड़खड़ा है और महाराणा प्रताप गिरे। गिरेंगे तो सारे मुगल सैनिक उनके ऊपर गिर जाएंगे। तो सारे दूसरे वाले अपने वाले जो थे उन्होंने कहा महाराणा प्रताप को कि आप युद्ध भूमि से कहां चले जाओ? बाहर। तो जब राणा जी युद्ध भूमि से बाहर जाएंगे तो राणा जी के स्थान पर युद्ध भूमि में मरने का अधिकार किसके पास में है? बड़ी सादड़ी के झालाओं के पास। तो वहां बड़ी सादड़ी के एक झाला लड़ रहे थे उस युद्ध भूमि के अंदर, जिनका नाम था झाला मान। क्या नाम था? इन्हें झाला मन्ना भी कहा जाता है और झाला बीदा भी कहा जाता है। इन्होंने महाराणा प्रताप के राज मुकुट वगैरह सारे धारण कर लिए। ये वहां लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। बड़ी सादड़ी के झालाओं की कितनी ऐसी पीढ़ियां है जो महाराणा प्रताप के या इन महाराणाओं के स्थान पर लड़ते हुए वीर गति को क्या हो जाती है? प्राप्त। इसलिए आज भी अपन जब बड़ी सादड़ी जाते हैं
तो वहां पहले बोर्ड लगा हुआ होता है कि झालामान की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। किसकी नगरी में? झालामान की। तो ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और वहां पर महाराणा प्रताप उस चेतक घोड़े को लेकर युद्ध भूमि से बाहर गए। तो वहां पर एक नाला है, उस नाले को क्रॉस करने के बाद में चेतक के प्राण उड़ गए। तो चेतक की समाधि कहाँ है? बलीचा में। कहां पर है? उस हल्दी घाटी के दर्रे को आप क्रॉस करोगे ना, तो आगे थोड़ा सा जाते ही आपको चेतक की समाधि वहां पर मिल जाएगी। तो इस बलीचा के अंदर किसकी समाधि है? चेतक की। अब इस सीन को कुछ सैनिकों ने देखा, तो सैनिक भी पीछे पीछे हो लिए। तो भाई कौन था? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह का मन पसीजा, तो वो भी पीछे पीछे हो लिया। और शक्ति सिंह ने अपना खुद का घोड़ा जिसका नाम था एटक, क्या नाम था, वो किसको दे दिया? प्रताप को। प्रताप युद्ध भूमि से कहा चले गए? बाहर। और ये युद्ध क्या हो गया? समाप्त। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध के बाद अपना केंद्र किसको बनाया था? आवरगढ़ झाडोल को। किसको बनाया था? झाडोल में एक पर्वत है कमलनाथ, नाम सुना? उसके अंदर एक जगह है आवरगढ़, इसको अपना क्या बनाया था? केंद्र। और इस प्रकार से ये अनिर्णित युद्ध जो था वो वहां पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब ये सारी बात अपन को बताई किसने? किसने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ था? तो इस युद्ध को देखने वाला अपनी आंखों से एकमात्र इतिहासकार बदायूनी। क्या नाम था? कवि राजा श्यामल दास ने तो ये कहा कि सैनिक कितने हैं? 80, और इनके पास कितने थे? 20। ये लड़े थे, पर इस पूरे युद्ध को अपनी आंखों से एक ही व्यक्ति ने देखा है। मुझे लगता है कि बरगद के पेड़ पे जाके बैठा होगा, ये नीचे होता तो मर जाता। नाम था उसका बदायूनी, और इसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मुंतकब उल तवारीख। क्या नाम है? मुंतकब उल तवारीख। और उसके अंदर वो ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है ये लिखता है। बाकी कौन से हाथी लड़े थे और क्या क्या हुआ था वो आपको कल बताया। बात समझ में आई है नहीं आई? डिप्रेशन में क्यों आगे पे इतने?